दोस्तों अगर देखा जाए, अगर हमें विश्वास किसी पर सबसे ज़्यादा होता है तो वह होता है सिर्फ अपनी ही सबसे करीब रहने वाली पत्नी पर। लेकिन अगर वही अपने पीछे पीठ एक खेल खेल ले तो उस खेल के बारे में जिसको भी नॉलेज होगा वही जान पाएगा। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक पत्नी होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेलती थी जिसकी वजह से उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है, सुनने के बाद और सोचने की क्षमता भी लोगों की ख़त्म हो जाती है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर चैनल पर नए हो, पहली बार तो आए होंगे, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं हाथों से कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना पता दर्ज ज़रूर कर दीजिएगा और साथ मिलकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश, और उसी का जाना माना ज़िला पड़ता है शाहजहांपुर, और ठीक उसी में अजीजगंज एक चौकी पड़ता है। उसी चौकी के इंचार्ज होते हैं काफ़ी जाने माने जितेंद्र प्रताप सिंह, बड़े तर्रार होते हैं। तभी मैं बात कर रहा हूँ 3 और 4 दिसंबर का रात का वही आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त जितेंद्र प्रताप सिंह जो होते हैं अपने बोलेरो लेकर मौके पर अपने इलाके में गश्त पे निकले हुए थे, और तभी जैसे ही अब विकास कॉलोनी के ही एक पावर हाउस होता है उसी के सामने पहुँचते उनका बोलेरो वहीं तो खड़ा था, लेकिन उनके सामने साइड में पड़ा हुआ एक बोलेरो पर पड़ता है। वह बोलेरो वहीं खड़ा होता है, उनको लगना यह अज्ञात बोलेरो है। उसी के पास जितेंद्र प्रताप सिंह जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि जो ड्राइवरी का जो सीट होता है उस सीट पर एक व्यक्ति होता है, लेकिन उसका जो सर होता है वह इस तरह बाएं लटका हुआ होता है। लेकिन करीब जाते जितेंद्र तो देखते हैं उस व्यक्ति के गले और साथ में नीचे वाले हड्डी पर काफ़ी सारी गोलियां दागी गई होती है। अब जितेंद्र प्रताप सिंह उस मामले को समझ जाते कि आखिर यह मामला क्या हो सकता है। उसी वक्त अपने सहयोगी को अपने साथ लेते हैं, और लेने के बाद होता है अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसे में इलाज बस लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जैसे देखते हैं तो देखकर उस अज्ञात व्यक्ति को वही मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है वहीं अज्ञात डेड बॉडी का अब अपने हिसाब से तलाशी लेती है। लेकिन जब जेब में हाथ डालती है तो उसी में मोबाइल निकलता है, और मोबाइल में पूरी तरह से जांच पड़ताल भी शुरू कर दिया जाता है। तो उसी मोबाइल में एक अनजान नंबर निकल कर आ जाता है, सबसे ऊपर लिखा होता है अब रेशमा। पुलिस की टीम जो थी उस नंबर के बारे में अब जानकारी देती है। जब उस नंबर पर कॉल किया जाता है तो पता चलता है वह जो एक महिला है, वह महिला बड़ी ही अहमी आवाज़ में बोलती कहने लग जाती है कि इस समय तुम कहाँ हो, बड़ी देर हो गई, अभी तक तुम लौटे नहीं हो। लेकिन उधर चौकी इंचार्ज जो होते हैं अपनी जुआ से कह देते हैं कि आप कौन हैं। वह कह देते कि हम तो संजय की अपनी अर्धांगिनी है रेशमा। आखिर हमारे पति है कहाँ, उनका मोबाइल आपके पास कैसे है, काफ़ी सारे सवाल जो होते रेशमा करते हैं। लेकिन जैसे चौकी इंचार्ज जो होते हैं अब जितेंद्र प्रताप इस तरह की बात सुनते हैं, सुनने के बाद कहने लग जाते हैं कि आप एक काम करिए, जल्दी से अपने कुछ सहयोगी को अपने साथ लीजिए, और साथ लेने के बाद जो नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल पड़ रहा आप वहीं पर आ जाइए। लेकिन रेशमा दूसरी तरफ जैसे अस्पताल वाली बात सुनती है उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ जाते हैं। लेकिन अब करे तो करे क्या, क्योंकि उस समय जो होता है दूसरी तरफ फ़ोन कर ही आ जाता है। लेकिन रेशमा अपने कुछ रिश्तेदारों को अपने साथ लेती है, और यहाँ तक अपने 3 बच्चों को भी अपने साथ लेती है, और लेने के बाद सरकारी अस्पताल में पहुँचती है। लेकिन सामने पुलिस की जिप्सी होती है। पुलिस की जिप्सी को देखकर वहाँ जो होती है रेशमा वहाँ करीब जाती है। थाना इंचार्ज जो होते हैं उसी वक्त रेशमा को देखते समझ जाते हैं कि बस करो, हमारा फ़ोन जो था इसी महिला के पास लगा होगा। करीब जाते हैं, नाम पूछते हैं तो रेशमा बतला देती है। पुलिस की टीम जो होती है बिना कुछ बतलाए रेशमा को अपने साथ लेती है, और सीधा का सीधा लेकर उसी अस्पताल के एक बेडरूम में घुस जाते हैं। लेकिन सामने रखा हुआ एक डेड बॉडी होता है। रेशमा की नज़र बिना किसी के बतलाए उसी पर पहुँचता, और जैसे रेशमा देखती है तो वहीं चिल्लाना शुरू करने लग जाती कि या तो हमारे अपने पति संजय हैं। लेकिन रेशमा वहाँ और कुछ कह नहीं पाती, उसकी हालत बस से बेहतर हो जाती है। कुछ महिला अधिकारी होते हैं, महिला अधिकारी जाते हैं, रेशमा को काफ़ी समझाते बुझाते हैं, तरह तरह के सत्ताना दिलाते हैं। और उसी वक्त पुलिस की एक टीम होती है, रेशमा से कुछ वहीं पूछताछ करती है। लेकिन जब रेशमा से पूछताछ शुरू किया जाता है तो रेशमा
पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हमारे जो पति हैं वही लगभग साहब दोपहर का टाइम होता है। दोपहर के टाइम पे उन्हीं के पास गुड्डू नाम के एक व्यक्ति का फ़ोन आता है और साहब फ़ोन को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद हमसे यह बात बोल के निकल जाते हैं कि बोलेरो लेकर हम जा रहे हैं, अभी हम चंद घंटे के बाद वापस ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन साहब हमारे पति बोलेरो लेकर तो निकलते हैं लेकिन साहब वापस नहीं लौटते हैं। आखिर हमें नहीं पता कि साहब उनके साथ यह कैसे होगा। अब इस तरह की बात सुनते हैं। सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त वहीं रेशमा से कुछ लिखित अब तहरीर लेती है और पुलिस की टीम दोबारा घटना पर पहुंचती है। और घटना पर पहुंचने के बाद वहां बोलेरो होता है। बोलेरो में बैठ पुलिस की टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती है। ड्राइवरी सीट देखा जाता है तो जो सीट होता है पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। पुलिस की टीम पहली नज़र में देखती समझ जाती कि बस करो, हत्यारा जो भी होगा वह गाड़ी के सामने आकर अपनी बाइक रोकी होगी या कोई भी चीज़ होगा रुका होगा, फिर शीशा खुलवाएगा, फिर शीशा के सहारे जो होता है इस घटना को अंजाम दिया होगा। क्योंकि कुछ है जिंदा कारतूस जो होते हैं सीट पर पड़े होते हैं और लगने के बाद पुलिस का शंका और यकीन बदल जाता है। बस करो, कोई साधारण दुर्घटना नहीं है बल्कि सोजी साजिश के तहत जो होता है संजय की हत्या की गई। आखिर वह हत्यारा कौन हो सकता है? पुलिस की टीम वहीं जो होता है अपने तौर तरीके से वहाँ निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद दोबारा पुलिस की टीम अस्पताल पहुँच जाती है। लेकिन तब तक पता चलता है कि अस्पताल में जो होता है संजय के बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका होता है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से पोस्टमार्टम करवा कर इधर खुद रेशमा से कुछ और अहम सुराग जुटाती है। लेकिन पुलिस के सामने यही शंका निकलता है कि बस करो, जब कॉल आया हुआ था किसी गुड्डू के नंबर से आया हुआ। इसलिए पुलिस की टीम सबसे पहले अब संजय के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकालती है। और जब CDR डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता घटना होने से लगभग चंद घंटे के अंदर जो होता है इधर गुड्डू नाम के एक व्यक्ति का कॉल खुद जो होता है संजय के मोबाइल पर आया हुआ था। और पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त गुड्डू को अपने घेरे में लेती है और लेने के बाद पुलिस की टीम वहाँ करे किराए पर सारे काम जो होता है वहाँ के इंस्पेक्टर के सामने छोड़ छाड़ कर एक टीम लेती है और लेकर गुड्डू के घर पहुँचते हैं। लेकिन गुड्डू जो होता है पुलिस के हाथ नहीं लगता और गुड्डू फरार मिलता है। पुलिस का शंका और बढ़ जाता है। लेकिन पुलिस की टीम अपने मुखबिरों के हिसाब से गुड्डू की तलाशी करती है। लेकिन जब गुड्डू की तलाशी किया जाता है तो गुड्डू एक साधारण तरीके से खुद पुलिस के सामने पेश हो जाता है। लेकिन पुलिस के सामने चौंकाने वाली बात करता है, कहने लग जाता कि हाँ साहब, हमने अपने जिगरी दोस्त संजय को मिलने के लिए जो था अपने पास कॉलोनी में बुलाए हुए थे, लेकिन साहब वो हमारे पास नहीं पहुंचा। हमें नहीं पता साहब उसके पास इस तरह की हरकत वाली चीज़ कौन पहले किया हुआ था और आखिर उसने घटना को अंजाम कैसे दिया होगा। पुलिस की टीम जो होती है गुड्डू की बात बड़े ध्यान से सुनती है और गुड्डू से वहीं कुछ अहम पूछताछ करती है। लेकिन जब पूछताछ किया जाता है और पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने जो होता है खुद इधर गुड्डू चौंकाने वाली एक रहस्य निकाल के रख देता है। कहने लग जाता कि साहब जिस प्लाट में संजय अपनी पत्नी रेशमा और साथ में टोटल 3 बच्चों के साथ रहता था ना, उसी प्लाट के नीचे वाला जो मंजिल होता है उसी मंजिल में एक सचिन नाम का नवयुवक है, लगभग 19 साल का आसपास का लड़का रहता है। और सचिन और साथ में संजय के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती है। लेकिन यह दोस्ती साहब दोस्ती तक लिमिट नहीं रखा बल्कि दोस्ती जाकर रेशमा में प्यार प्रेम में बदल गए हैं। अभी इस तरह की जानकारी जब गुड्डू के द्वारा रेशमा और सचिन के बारे में मिलता है पुलिस का शंका जाकर अब रेशमा और साथ में सचिन पर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है बिना केस की गहराई तक जाए हुए जो होता है रेशमा का मोबाइल नंबर किसी तरह ले लेती है। उसके मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाला जाता है और जब निकाला जाता तो पता चलता है कि जिस दिन संजय जो था अपना बोलेरो लेकर अपने घर से निकला हुआ था ठीक उसी दिन चंद घंटे के अंदर जो होता है रेशमा के मोबाइल के द्वारा सचिन के मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया था। लगभग 5 मिनट बात हुआ था। लेकिन घटना होने के बाद भी जिस वक्त पुलिस जो होता है बोलेरो को अपने सामने पाई थी उस वक्त जो होता है रेशमा और सचिन के बीच बात हो रहे थे। लेकिन जब पुलिस की टीम रेशमा के मोबाइल नंबर का पूरा कई महीनों का डाटा देखती है तो पता चलता है कि रेशमा और सचिन के बीच मोबाइल पर हर रात लगभग घंटे बात हुआ करते थे। अब इस तरह की सुराग हाथ लगने की वजह से पुलिस की टीम जो होती है सीधा का सीधा शंका होता है अब सचिन के ऊपर टिका बैठती है। अब पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए सबसे पहले सचिन की तलाशी करने के लिए अपने हिसाब से निकल जाती है। और जब निकलती है तो सचिन जो होता है अपने कमरे पर नहीं मिलता है। पुलिस की टीम अब जानना चाहती है कि सचिन कहाँ जा सकता है, जिसके बाद पुलिस की टीम सचिन के बारे में काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, मुखबिरों को बेलट कर देती है और मुखबिर लग जाते हैं सचिन की तलाशी करने के लिए। और तभी 9 दिसंबर का दिन होता है। अब वही दोपहर को 2 बजे के आसपास टाइम होता है।
महावीर पाता चाँदपुर एक तिराहा पड़ता है, उसी तिराहे के पास एक दुकान होता है। उसी दुकान पर जाकर सचिन खड़ा होता। पुलिस की टीम नज़र सचिन के ऊपर पड़ती है, क्योंकि पुलिस के सामने इधर जो तक फ़ोटो था उसी फ़ोटो से सचिन को फ़ोटो को मैच करवा दिया जाता। और सचिन का जब चेहरा मैच कर जाता फ़ोटो से, पुलिस की टीम वहीं कदम लेकर थाने पहुँच जाती है। लेकिन थाने में जैसे ही पुलिस को अपने सामने सचिन पाता, पूरी तरह सबका जाता, ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। बिना किसी शक्ति दबाव के सचिन जो होता है अपने प्रेमिका के पति इधर संजय की हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है और साथ में अपनी प्रेमिका रेशमा का नाम ले लेता है। रेशमा बड़ी ही उम्र में 13 साल छोटी थी, लेकिन जो सच्चाई बयां करने के लिए पुलिस के सामने रेशमा का पेशी जरूरी था, वही सब जानने के लिए पुलिस की टीम रेशमा की तलाशी करने के लिए घर पहुंचती है और तलाशी करते करते रेशमा मिलती है। अपने कस्टडी में लिया जाता है, लेकर पुलिस की टीम रेशमा को सचिन के सामने पहुंचती है और रेशमा सचिन को देखती है, समझ जाती कि आखिर पूरा रहस्य पुलिस के सामने आ चुका होगा। और रेशमा पुलिस के सामने ऐसी बात रखती है जिसे सुनकर पुलिस की टीम पूरी तरह से हैचंबा रह जाती है। लेकिन पुलिस के सामने सचिन और रेशमा जो सच्चाई रखते सुनने के बाद लोग हैरान और सोचने पर मजबूर भी हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का जो जाना माना शहर पड़ता है अब शाहजहाँपुर, उसी का सदर बाज़ार पड़ता है। उसी में एक मोहल्ला पड़ता है मोहम्मद जलाल नगर। उसी मोहल्ले के रहने वाले होते हैं संजय उर्फ कल्लू। उसके अपने पिता होते हैं अनिल। अनिल जो होते हैं मौके पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। संजय की एक अपनी माँ भी होती है रमा, मौके पर गृहस्थी में उलझी होती है। लेकिन इधर संजय का एक अपना छोटा भाई होता है दीपक। दीपक जो होता पास एक स्कूल होता उसी में जाकर अब पढ़ाई करता है। लेकिन इधर संजय अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए अपने खेतों में बड़ी जी तोड़ भाई मेहनत करता था। संजय चाहता था कि हमारा परिवार हमारी मेहनत की वजह से अब चल पाए। लेकिन संजय इसी बीच अपनी ज़िंदगी की तलाश में भी लग जाता। तभी उसकी मुलाकात ठीक है अब 11.5 साल पहले जाकर अपने एक रिश्तेदार की शादी में अब इधर रेशमा से हो जाता है। होने के बाद उसकी खूबसूरती को देखकर वहीं दीवाना हो जाता। दोनों के बीच जान पहचान दोस्ती और साथ में प्रेम प्रसंग चालू हो जाता। और चलने की वजह से दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए जगह जगह ढूंढते रहते थे। लेकिन इनकी जगह जगह ढूंढने की वजह से इनकी खबर जाकर परिवारों को लग जाती। और जब लगता परिवार वाले जाकर एक दूसरे के घर वालों से बात करते हैं, घर वाले सहमति भी देते हैं, दोनों को राजीनामा देते थे शादी के लिए। जिसकी वजह से रेशमा और संजय दोनों जाकर एक मंदिर में रीति रिवाज के तहत शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद रेशमा अपने ससुराल पहुँचती है और ससुराल पहुँचने के बाद खूबसूरत तरीके की ज़िंदगी अपने पति के साथ बिताने लग जाती है। और इसी बीच रेशमा जो होती है अपनी ज़िंदगी का वह वक्त निकाल देती है जिस वक्त में रेशमा खुशी में जीवन बिताया जा सकती थी। लेकिन इसी बीच रेशमा के अब टोटल 3 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें मौके पर 2 बेटा और 1 बेटी होता है। लेकिन घटना के वक्त बेटे का उम्र जो होता है 10 वर्ष होता है, जिसका नाम अंशु होता है। और एक अजय होता है जो 4 वर्ष का होता है। सबसे छोटी एक बेटी होती है चांदनी जो 1.5 साल की होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं घटना के साल से कुछ पहले ही। तब उसी वक्त जो होता है इधर अपने परिवार में उलझी हुई रेशमा परेशान हो जाती है, क्योंकि परिवार काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता, सामूहिक परिवार होता है। और सामूहिक परिवार में रहने की वजह से इधर जो होती रेशमा अब चाहती थी कि अब इस परिवार में हमारी बस की बात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वह चाहती कि अब पति को लेकर कहीं अलग शहर में चला जाए। अब यही संबंध की बात रेशमा संजय के सामने जब रखती, संजय जो होता है यह बात सुनकर टाल दिया करता था। वह चाहता था कि हमारी पत्नी हमारे बच्चे यहीं पले बड़े। लेकिन इधर रेशमा अब तंग आ जाती है, और जब तंग आ जाती है तो अब झगड़े के जो कारण होता है और कोई ना कोई नुकसान निकाल कर करना शुरू कर देती है। संजय भी समझ जाता है कि अब हमारी पत्नी जो होती है कतई यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं हो रही है, जिसकी वजह से संजय रेशमा के आगे बड़ी जल्दी टूट जाता था। क्योंकि रेशमा देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, चंचल भी होती है, बात करने की भाई मीठी बोल रेशमा से भी कोई सीख सकता था। लेकिन इसी बीच जब ठाक हार जाता है खुद संजय जो होता है अब काशीराम कॉलोनी जाता है। वहाँ जाने के बाद कॉलोनी के मैनेजर से बात करता है। लेकिन मैनेजर द्वारा जब बात किया जाता है तो मैनेजर जो होते हैं उसी कॉलोनी में 3rd फ्लोर पे जाकर संजय और रेशमा और उसके 3 बच्चों को एक रूम दे देते हैं। और वहीं पर जाकर संजय अपनी पत्नी रेशमा और 3 बच्चों को लेकर रहना शुरू कर देता है। अब वहाँ से जो होता है इधर खुद संजय मौके पर पास एक कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में जाकर एक बोलेरो चलाने का काम करता था। और वहाँ भी आकर करना शुरू कर देता है। और सुबह निकलता तो शाम को लौटता था।
और रेशमा अपने तीनों बच्चों को मौके पर स्कूल भेजती थी और दिन भर उसी रूम में बैठी रहती थी। लेकिन नीचे वाला जो फ्लोर होता है उसी फ्लोर में रहने वाला एक सचिन नाम का युवक लड़का होता है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होता है। उसके अपने पिता भी होते हैं, उसकी अपनी माँ भी होती है, उसके अपने बहनें भी होती हैं। लेकिन सचिन जो होता है कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मौके पर वह भी ई रिक्शा चलाने का काम किया करता था। लेकिन वह दिन भर कभी कभी अपने रूम में पड़ा रहता था। तभी उसकी जो नज़र होता है सीने पर से उतरती खूबसूरत औरत यानी कि रेशमा पर पड़ती है, और एक ही नज़र में जब देखता रेशमा को वहीं सचिन दीवाना सा हो जाता है। भले ही रेशमा सचिन से 13 साल बड़ी होती है, लेकिन रेशमा की खूबसूरती को देखता है अब सचिन वहीं पाने के लिए लायक हो जाता है। और वहीं पाने के लिए सबसे पहले जो होता है दोस्ती का हाथ संजय से बढ़ाता है, क्योंकि एक ही प्लाट में रहने के नाते बड़ी जल्दी दोस्ती सचिन और इधर संजय में हो जाता है। होने की वजह से संजय धीरे धीरे मिलना जुलना जो होता है सचिन से बढ़ा देता, और संजय यही चाहता था। और संजय होता है अब रेशमा के घर में आना जाना शुरू कर देता है। तभी उसके दिमाग में बड़ा खुरापाती एक प्लान आता है। वह सोच बैठता है कि हमारे पास एक कुत्ता भी है, बड़ा खूबसूरत तरीके से उसके चाल स्वभाव है, क्यों ना इधर रेशमा के सामने पेश किया जाए और रेशमा को अपने जाल में कैसे न कैसे फंसाया जाए। और उसकी वजह से इधर सचिन जो होता है जब भी कभी भी संजय के कमरे पर जाता तो अपना कुत्ता लेकर जाता, और वही कुत्ते की हरकत को देखकर रेशमा की मन की हलचलें बढ़ जाती। उसके चाल भाव को देखकर रेशमा भी दीवानी हो जाती है। वह चाहती थी कि अब जो होता इस कुत्ते को हमें खरीदना पड़ेगा। अपने पति के सामने राय मशवरा भी रखती है। उसका जो पति होता कहता है कि आखिर सचिन क्या हमें अपना कुत्ता देगा। लेकिन उधर जो होती रेशमा जिद पे आ जाते संजय, जिसकी वजह दोस्ती का नाता देकर अब इधर सचिन के पास जाता और जैसे ही कहता है कि तुम्हारी जो भाभी हैं वह तुम्हारे इस कुत्ते को खरीदना चाहती हैं। लेकिन यह बात जैसे सचिन सुनता कहने लग जाता हाँ हम पूरी तरह से दे देंगे, क्योंकि उसके मन में एक ऐसा ख्याल आता है कि इस कुत्ते को देने के बाद हमारा जो होता है आना जाना ज़्यादा से ज़्यादातर और रेशमा के कमरे में बन जाएगा। क्योंकि उसको पता होता है रेशमा के घर में ना उसका पति ना उसके अपने तीनों बच्चे होते, क्योंकि घर में दिन भर इधर रेशमा अकेली बैठी रहती थी। वह मौके की तलाश में बैठा फ़ायदा उठा जाता है और अपना कुत्ता जो होता है रेशमा के सुपुर्द कर देता है। लेकिन संजय कह देता सचिन तुम्हें एक काम करना होगा, क्योंकि हमारे घर में जो पाइप जा रही है वह तुम्हारे ट्यूबवेल से निकल के जा रही है और टोटी तुम्हारे पास, इसीलिए तुम उस टोटी को खोलना और ले जाकर पाइप हमारे टंकी को भर देना। सचिन यह बात सुनता कहने लग जाता है कि चलो अब एक निशाने 2 शिकार होंगे। ये सब सोच कर सचिन होता है संजय की बात मान लेता। अब सुबह के टाइम जैसे ही पानी का टाइम होता है तो टोटी में तो लगाता मोटर चालू कर देता, पाइप लेकर खुद रेशमा के घर में चला जाता और रेशमा के ऊपर नज़र मारना शुरू कर देता है। और उधर कुत्ते की भी दर्शन करने के लिए सचिन पहुंच जाता है, लेकिन उसके दर्शन के लिए जो जिज्ञासा होती है रेशमा पर होती है। ये सब सोच साच कर रेशमा के दिल पर मंडराना शुरू कर देता, लेकिन रेशमा की जब नज़र इधर सचिन के ऊपर पड़ती है तो सचिन को देख कर समझ जाती है कि रेशमा आखिर सचिन जैसा युवक लड़का हमें नहीं मिल पाएगा। तब एक दिन रेशमा खुद जो होती है अपनी चाहतों को इजहार करने के लिए लग जाती है, लेकिन चाहतों को इजहार करने के लिए वह समझ जाती कि सचिन जो होता हमारी भावनाओं को समझ गया है, अब उसे ही करना पड़ेगा। लेकिन सचिन चाहता था कि जल्द जल्द रेशमा प्यार के इजहार करे, लेकिन मौका नहीं दिख पा रहा था। तभी जाड़े का महीना होता है और जैसे पानी भरने के लिए सचिन जो होता ऊपर जाता तो उसी वक्त पाइप एक जगह फट जाती है और फटने की वजह से वहीं पूरी तरह सचिन भीग जाता है और वही ककबका जाता है। लेकिन रेशमा जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद सचिन से कहती है तुम बैठो, तुम्हारे लिए हम चाय लाते हैं और बाथरूम में जाकर तुम जो होते कपड़े कुछ बदल लो। सचिन जब यह बात रेशमा से सुनता है समझ जाता कि रेशमा से आज मिलने का अच्छा मौका दिख रहा है और जाता बाथरूम में कपड़े बदलने लगता। तो उसी वक्त रेशमा से अब तौली मांग लेता, लेकिन जब तौली मांगता रेशमा लेकर पहुँच जाती है। लेकिन रेशमा दरवाज़ा खुला हुआ देखती है तो अंदर घुस जाती है, लेकिन वही जो हंस रहे रेशमा अंदर सचिन का देखती है। देखने के बाद अपने आप को रेशमा खुद कंट्रोल ना कर पाती और वहीं दोनों के बीच अनैतिक संबंध बन जाते हैं। और यह संबंध का जो सिला होता है बेधड़क और रेशमा और सचिन का चलने लग जाता है। भले रेशमा 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन रेशमा अपने पति संजय और अपने तीनों बच्चों की ज़िंदगी को ताक पे रख देती है और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए सचिन के साथ लग जाती। अब यार रिश्ते का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता। ऐसे चलते चलते कई महीनों का वक्त बीत जाता है और तभी इसी बीच इसकी जो खबर होता है यह खबर जाकर अब उसी वक्त रह रहे जितने भी काशीराम कॉलोनी के लोग होते हैं उनको पता चल जाता है। लेकिन उन्हीं के द्वारा जाकर संजय उर्फ कल्लू को खबर लगता है और वह भी खबर पाता सब कहा जाता। अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो रेशमा यही बात कहती ना ऐसा कोई बात नहीं है, रिश्ते में वह तो हमारा छोटा भाई लगता है, आखिर उसके साथ इस तरह की हरकत कौन करेंगे।
लेकिन इधर जो होता कल्लू अपनी पत्नी रेशमा की बात बड़े ध्यान से सुनता है, लेकिन उसके मन में शंकाएं घर कर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इधर अब कल्लू चाहता था कि अपनी पत्नी को अपने सामने देखा जाए। यही सब सोच साच कर उधर बड़े चालाकी से रहस्यमय कदम उठाना शुरू कर देता है। लेकिन इधर रेशमा और सचिन दोनों सावधान होते हैं, बड़े सावधानी से रास्ते की जुगाड़ करते हैं। लेकिन जब जान जाते हैं कि अब पूरी तरह से संजय बाहर है तो मौक़े का फ़ायदा उठाकर सचिन अपने कमरे में खुद इधर कभी कभी रेशमा को बुला लिया करता था और अंजाम दिया करता था। तभी इसी की खबर कैसे रहता ऐसे कर कर दोबारा जाकर संजय को लगता और संजय अपना सारा काम धाम छोड़कर पहुंचता है और जैसे ही कमरे में घुसता अपनी पत्नी को अपने जिगरी दोस्त सचिन के साथ पाता, वहीं से पकड़ा जाता। लेकिन वहाँ से तो सचिन 9 तो 11 हो जाता, अपनी पत्नी का पिटाई कर देता और उसी दिन से सचिन का वहाँ न जाना बंद कर देता है। लेकिन सचिन जो होता किस दिन तो बर्बाद करता है और इधर जो होता है रिश्ते में दरार जानता है। लेकिन जब शाम का टाइम होता है तो संजय घर पहुँचता, नशे में पहुँचता। पहुँचने के बाद अपनी पत्नी का पिटाई जरूर कर देता और पिटाई से इस तरह जो होती है रेशमा परेशान हो जाती है। वह सोचने लग जाती है कि अब यहाँ रहकर अपने पति के साथ हमारी ज़िंदगी खुशमय बीतने वाली नहीं है। तब एक दिन मिलान करते वक्त जो होता सचिन के सामने ऐसी बात रख देती है, वह सुनकर पूरी तरह से सचिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कहने लग जाता है कि देखो सचिन, अगर तुम्हें हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से जीना है और खुशी में जीना है तो हम तुमसे शादी करेंगे। यह बात जब सचिन करने लग जाता, हाँ कतई कर लेंगे हम ज़रूर। लेकिन उधर रेशमा कह देती इसके लिए तुम्हें हमारे पति को हमारे रास्ते से हटाने पड़ेगा, नहीं तो अड़ंगा बनने के लिए हर वक्त हमारे सामने खड़ा रहेंगे। यह बात सचिन सुनता करने लग जाता है कि अड़ंगा बनने के लिए वह रहेंगे ही नहीं। लेकिन वहीं पर रेशमा तरह तरह की बातें करती है और सचिन उलझता हुआ चला जाता है। लेकिन उसी दिन से जो होता है रेशमा और सचिन दोनों जो होते हैं संजय को अपने रास्ते से हटाने के लिए लग जाते हैं। लेकिन सचिन जब अपने प्लान को कामयाब करने के लिए अपने हिसाब से लगता है तो उसका प्लान जो होता है धरा खतरा रह जाता है। लगभग 4 बार उसके किए हुए किराए पर पानी फिर जाता है। रेशमा समझ जाती है अब यह करा हुआ काम सचिन की बस की बात नहीं है। कह देती है कि अगर अब नहीं हुआ तो समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हम निकल जाएंगे। लेकिन उसी वक्त जो होता है इधर सचिन अपने परिवार की मजबूरी की वजह से उस कॉलोनी को छोड़ देता, लेकिन पास जाता वहीं कमरा लेता है। क्योंकि सचिन का अपना जो परिवार होता है मौके पर गांव में रहता था और सचिन वहाँ रहकर बाज़ार में जाकर रिक्शा चलाया करता था। लेकिन वहाँ तो रहता, कुछ दिन बाद उसको समझ में आ जाता कि आखिर प्लान को हमें कामयाब कैसे करना है। तो उसी वक्त अपने दोस्त की मदद लेता और उन्हीं के रिवॉल्वर से उस हटाने का प्लान बना लेता है और लग भी जाता है। और तभी इधर 3 और 4 दिसंबर साल 2020 का ही अब रात का ही जैसे ही 11 बजे का आसपास का टाइम होने वाला होता है तो उसी वक्त जो होता है संजय के मोबाइल पर गुड्डू का फ़ोन आता है। फ़ोन को रिसीव करता है तो गुड्डू संजय से कहता है तुम इसी वक्त जो होता है मौके पर विकास कॉलोनी जो है पावर हाउस के बगल आ जाओ, तुमसे कुछ मुलाकात करना है। यह बात जैसे ही संजय सुनता उसी वक्त इसकी जानकारी अपनी पत्नी रेशमा से दे देता और रेशमा खबर पाती है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, उसके मन में काफ़ी तरह तरह के बुरे ख्याल भी आ जाते हैं और वहाँ से अपना बोलेरो लेकर संजय तो निकल जाता। लेकिन अपनी फ़ोन निकालती है रेशमा और निकालने के बाद जो होता है सचिन को कॉल कर देती है और कॉल करने के बाद सचिन समझ जाता है कि हमें करना क्या है और अपना वहीं बाइक लेता है राइडिंग वाला और लेकर निकल पड़ता और जाकर विकास कॉलोनी के पावर हाउस के सामने खड़ा हो जाता। लेकिन चंद मिनट के अंदर जो होता है अपना बोलेरो लेकर संजय वहाँ पहुँच जाता है और बाइक लेकर आगे खड़ा हो जाता है और वहीं संजय जैसे देखता पर रोक देता है और वहाँ से सचिन उतरता है और जाकर वहीं खड़ा हो जाता है शीशा के सामने। लेकिन जैसे विकास शीशा को नीचे करता है तो अपने जेब से पिस्तौल निकालता, निकालने के बाद संजय के ऊपर एक के बाद एक गोली चला दे, जिसकी वजह से संजय हमेशा के लिए वही मौत के ईद में सो जाता है। और वहीं से सचिन जो होता है संजय का मोबाइल लेता और लेकर तोड़ ताड़ कर वहीं बगल में एक झाड़ी होता फेंक देता है। फिर वहाँ से बाइक लेकर अपना फरार हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों इसकी जो सच्चाई होती है खुद जाकर रेशमा के तहरीर पर जब थाने में आती है लोग सुनने के बाद तरह तरह की बातें भी करते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर खुद रेशमा और साथ में सचिन को अपने करीब लेती है और ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें दीपक कुमार ठाकुर जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं और राजेश कुमार वर्मा जो उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं और इधर मध्य प्रदेश उज्जैन शहर के रहने वाले हैं राजकुमार सिंह।
और साथ में कई विवर भी हैं जो हम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।